हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता शर्मा और आज हम 49th डे का लेक्चर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र और उनके प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, उसके पहले आप अभी ऑफर चल रहा है जिसमें आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं 1395 में। इसमें आपको प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। मेंस के आपको इसमें 100 टेस्ट पेपर मिलेंगे जिसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न है 3 मार्क 5 मार्क 11 मार्क उस हिसाब से पेपर आपको मिलेंगे। और जो जब अगर प्री का जो नोटिफिकेशन आ जाता है तब आपको प्री के हिसाब से आपको उसमें क्वेश्चंस एमसीक्यूज मिल जाएंगे जिससे आप उसको लगा करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जो मेंस का है उसके अंदर आपको 100 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 30 मिनट का वीडियो लेक्चर मिलेगा जो टेस्ट है उसी से रिलेटेड। उसके अंदर सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे हम और उसके बाद में आपको उसका पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कमी रह गई है, क्या कर सकते थे आप, उसमें क्या ऐड कर सकते थे, ये सारी चीजें आप देख लेंगे। ठीक है, इन वीडियो लेक्चर्स में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों की टर्मिनोलॉजी समझाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइंस का है तो इसमें ज्यादा इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है, आप इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट फिर भी आप चाहें तो हिंदी में भी होगा और साथ में इंग्लिश में भी होगा। जो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें जो सॉल्यूशंस होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो अब अभी इसके बाद में हम लोग मेंस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब मेंस की क्लासेस में भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, संचार उपग्रह क्या है? व्हाट आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स? ठीक है, कम्युनिकेशन से हम क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन मतलब जो हमारा संवाद स्थापित होता है। ठीक है, एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं, जो इंटरनेट चला रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ये जितना भी चीजें हो रही है क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, हमारे बीच में जो बात करते हैं उसको कम्युनिकेशन बोलता है। कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स हमने लॉन्च किए। ठीक है, संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि जरूरतों के लिए भूतुल्यकारी कक्षा में कार्य करते हैं। संचार उपग्रह क्या होते हैं? ये अर्थ है हमारा। अगर तो ये जो संचार उपग्रह क्या करते हैं हमारे लिए, जो इंटरनेट के लिए सैटेलाइट छोड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर ये सैटेलाइट इंटरनेट के लिए हमने यहाँ पर छोड़ी है एक स्पेस में, ऑर्बिट में, ठीक है, तो ये क्या करेगी? अर्थ के ऑर्बिट में, जहां जितना जितना इस अर्थ का ऑर्बिट रहता है, जिसके बाहर जाने पर ये स्पेस कहलाता है। ठीक है, हर एक प्लेनेट का एक ऑर्बिट होता है। ठीक है, और उसके बाहर में एक स्पेस होता है, सेफ स्पेस बोलते हैं उसको। ठीक है, ये सेफ स्पेस क्या करता है? इसके अंदर हम सैटेलाइट छोड़ते हैं जो क्या करता है? अर्थ से कनेक्टेड रहता है फुल टाइम। ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इनको जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी यूज होती है यहीं पर। जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स होती है वो भी यहीं पर छोड़ी जाती है ताकि वो क्या करती है? अर्थ के साथ में ऑर्बिट करती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी हम यहीं पर छोड़ते हैं। इससे हमें यहाँ पर अगर इंटरनेट अवेल करना वो हो जाता है, जैसे जो टेलीविजन का टेलीकास्ट होता है, जो सीरियल्स बनते हैं, जो भी वेब सीरीज बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो उसकी शूटिंग होती है, उसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो लॉन्च हमको कहाँ से सारी चीजों का जो टेलीकास्ट मिलता है वो इन सैटेलाइट्स के थ्रू हमें अर्थ पर सारी चीजों का टेलीकास्ट मिलता है। ठीक है, तो जो टेलीकास्ट मिलता है हमें वेदर रिलेटेड जो टेलीकास्ट मिलता है मौसम विज्ञान का। ठीक है, जो आपदा की चेतावनी मिलती है कि अब कौन सा तूफान आने वाला है, आगे कौन सा तूफान आएगा। ठीक है, या जो बवंडर आने वाला है, या समुद्र में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है, ओशनोग्राफी है वगैरह, इन सब के बारे में हमको इसमें पता चल जाता है। कब क्या टेम्परेचर रहेगा, गर्मी के दिन में क्या टेम्परेचर आएगा, हाई रेनफॉल कितनी हाई रहेगी, ये सारी चीजें भी हमको इससे मिल जाती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूजुअली तो हम टेलीविजन टेलीकास्ट के लिए भी यूज करते हैं और वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, दोनों ही कामों के लिए यूज करते हैं। मीटेरोलॉजी मतलब मौसम विज्ञान। ठीक है, जितने भी मौसम में जो भी चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में हमको ये पहले से बता देता है। ठीक है, चेतावनी मिल जाती है ताकि एग्रीकल्चर वगैरह रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो और अगर कोई बड़ा तूफान आने वाला हो तो सब लोग सतर्क हो जाए। ठीक है, उसके लिए जो वार्निंग दी जाती है वो इससे होता है डिजास्टर वार्निंग। डिजास्टर वार्निंग क्या? अगर कोई भूकंप वगैरह आने वाला हो या ऐसी कुछ चीजें होने वाली हो, ठीक है, अनफॉर्चुनेट चीजें, या ओशन में कोई तूफान आने वाला हो, तो उस सब के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिल जाती है। और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग मैंने आपको बता दी, टेलीकास्टिंग है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो हम नाटक देखते हैं या सीरियल देखते हैं, जो हमारी मम्मियाँ देखती है घर पर, वो सारे कहाँ से होते हैं? यहीं से टेलीकास्ट होते हैं सैटेलाइट के थ्रू ही। ठीक है, और वो हम तक पहुंचते हैं। जो हम छतरी लगाते हैं वो उसका सिग्नल कैच करती है। जो हम छतरी लगाते हैं ना घर पर ऐसे डीटीएच की, वो उसका सिग्नल कैच करती है सैटेलाइट से और फिर हमको वो हमारे घर पे दिखाई देता है। ठीक है, तो एक पूरा होल लंबा प्रोसेस है। पीएसएलवी, पीएसएलवी क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसरो का समायोज्य तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है ये। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। इसके पहले भी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के लॉन्च व्हीकल बने हैं, ये थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। समायोज्य मतलब एडजस्टेबल। ठीक है, ये हर कंडीशन के हिसाब से एडजस्टेबल है।
ये यूजुअली जो पीएसएलवी है ये बहुत छोटे छोटे यानों के लिए या जो अर्थ के आसपास के एरियाज हैं उनके लिए ही यूज होता है। बट अभी आपने सुना होगा मिशन मंगलयान में मॉम जो मिशन था उसके अंदर हमने क्या किया था, जो इंटरप्लैनेटरी क्या होता है, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में। यूजुअली हम जो पीएसएलवी होता है वो अर्थ के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, उन्हीं को छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अभी हमने क्या करा, पीएसएलवी का इसका रेंज इतना ज्यादा होता नहीं है, पर फिर भी हमने इसको यूज किया है, पे मार्स पे हमारा सैटेलाइट पहुंचाने के लिए यूज किया। आपने पूरी मूवी में देख ही लिया होगा वो तो, ठीक है। ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए होते हैं, सन सिंक्रोनस वही जियो सिंक्रोनस, ठीक है, अर्थ का जो ऑर्बिट होता है उसमें छोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसके अभी 2017 में 104 सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी। ये इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था, सबसे ज्यादा सैटेलाइट एक बार में 104 सैटेलाइट स्पेस में जो छोड़ने का रिकॉर्ड था वो इंडिया ने बनाया था। अभी इसको तोड़ दिया है 124 सैटेलाइट छोड़ करके एलॉन मस्क ने, ठीक है। जो आपको पता है उसकी एलॉन मस्क ने अभी 124 सैटेलाइट छोड़ करके हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले हमारा 104 सैटेलाइट का रिकॉर्ड था, ठीक है। स्टारलिंक उनकी परियोजना है स्टारलिंक, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, 60,000 सैटेलाइट्स छोड़ेंगे पूरे आकाश में। उसके थ्रू क्या होगा, आपको कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पर नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्री इंटरनेट हमेशा हर किसी को हमेशा हर जगह अवेलेबल रहेगा। और जो अभी प्रॉब्लम आती है, ठीक से नेट नहीं चल रही है, वो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो 60,000 वो सैटेलाइट छोड़ेंगे उसमें। तो अभी वो 124 उन्होंने छोड़ करके एक साथ एक रिकॉर्ड बनाया, जो हमारे 104 वाले रिकॉर्ड को जिसने तोड़ दिया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया मंगल मिशन पे भी हमने भेजा है इसको, चंद्रयान में भी हमने इसको यूज किया था, पीएसएलवी को ही यूज किया था, ठीक है। The polar satellite launch vehicle is adjustable third generation launch vehicle of ISRO, ठीक है, which is used to launch sun synchronous orbit, ठीक है। ये इंडियन मेड ही है, इंडिया में ही बनाई गई है और इसरो में ही बनाई गई है, ठीक है। इंडियन सैटेलाइट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, 104 सैटेलाइट लॉन्च की थी 2017 में पीएसएलवी से, और मिशन मंगलयान और चंद्रयान, ठीक है। ये क्या होता है, पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल क्या होता है, ये जो सैटेलाइट है इसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक व्हीकल होता है, ठीक है। व्हीकल मतलब एक वाहन, ठीक है। वाहन वो क्या करेगा, इस सैटेलाइट को हमारे जो स्पेस है जहाँ पे अर्थ के ऑर्बिट में या फिर दूसरे प्लेनेट तक, वहां तक ये इसको भेजता है, ठीक है। भेजने का काम या पहुंचाने का काम करता है ये, ठीक है। इसके थ्रू क्या करते हैं, हमारे अपने जो सैटेलाइट उसको यहाँ पर छोड़ करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, हमारे जो सैटेलाइट है उसको वहां तक अंतरिक्ष में छोड़ने का काम करता है, जो हमारे उपग्रह है उनको छोड़ने का काम करता है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल मतलब यहाँ से लॉन्च होते हैं, ठीक है, इसी से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। आरआर कैट इंदौर में ही है, ठीक है। आरआर कैट का फुल फॉर्म है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। अब ये जो राजा रमन्ना एडवांस टेक्नोलॉजी आरआर कैट है, इसका काम क्या है, यूजुअली लेजर के ऊपर जो R&D करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना है, R&D करना, वो इसका राजा रमन्ना का कार्य है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली जो काम होते हैं वो क्या होता है, लेजर के ऊपर जो अनुसंधान होते हैं वो यहीं पे होते हैं। लेजर के लिए एकमात्र अगर कोई R&D है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आरआर कैट है, ठीक है, इंडिया में। तो लेजर, साथ में कण त्वरक और उनके प्रौद्योगिकी, गैर परमाणु नॉन न्यूक्लियर, ठीक है, नॉन न्यूक्लियर फ्रंट के अनुसंधान में एवं अनुसंधान विकास में लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका इंग्लिश आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। जो जितने भी लेजर और नॉन न्यूक्लियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जितने भी रिसर्च हो रहे हैं वो सारे राजा रमन्ना सेंटर में होते हैं। ये इंदौर में स्टेबल्ड है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसका इंग्लिश आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो हम उसमें यही लिख सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है, उसने क्या बनाया है, उसने क्या लॉन्च किया है, या उसके क्या एग्जांपल्स है, ठीक है। यूजुअली हम यही लिख सकते हैं, वो कब स्थापित हुआ है, क्या चीजें उसमें की गई है, ठीक है, यही लिखेंगे यूजुअली हम सारे इंस्टीट्यूशंस में। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जो इंस्टीट्यूट है उनकी उपलब्धि क्या है, उन्होंने क्या बनाया है, जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जो बनाए हैं उनके अंदर क्या है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आएगी यूजुअली, पीएसएलवी आ जाएगा, जीएसएलवी आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आएगी। ये कौन कौन सा सेंटर कहाँ पर है, किस सेंटर में क्या बनाया है, कौन सा सेंटर कब स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है, उसके चीफ के बारे में आ जाएगा। यही क्वेश्चंस आएंगे यूजुअली इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो आपको ये सब पढ़ के जाना, जितने भी इंस्टीट्यूट्स लिखे हुए हैं उसमें टिफर वगैरह जितने भी है वो सारे के सारे आपको कहाँ पे लोकेटेड है, उनकी जगह जो है वो याद करनी है आपको, ठीक है। वो याद करने के साथ में उनके फुल फॉर्म याद करने हैं आपको, वो स्पेशलाइज्ड किसमें, वो स्पेशली क्या काम कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनमें इन्हीं चीजों में से मेन क्वेश्चन उसके बनेंगे, ठीक है।
पहला क्या बनेगा, लोकेशन कहां पर है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म, वो क्या स्पेशलाइजेशन है, वो क्या स्पेशलाइज्ड काम करता है, ठीक है, ये पूछेंगे। और उसने अगर अगर कुछ अभी कुछ बनाया है, कोई डिस्कवरी करी है, तो उसने क्या डिस्कवरी करी है वो, और उसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, कि कहाँ पे हमने क्या यूज किया या क्या सैटेलाइट जो बना है उसका नाम, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको ये बेसिक पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। अभी हम सारे जो इंस्टीट्यूशंस है उनका हम अभी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमको क्वेश्चन का लेक्चर लगाना है, लेकिन जब हम पूरा इसका लेक्चर पढ़ेंगे मेंस का, तब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हर एक इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन अगर बन के आएगा इस यूनिट इस लेसन में से, इस चैप्टर में से, तो वो यहीं से बन के आएगा, ठीक है। इस यूनिट में यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और क्या पूछेगा किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, ठीक है, पीएससी का एग्जाम में नॉर्मल यही पूछेगा, वो लोकेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, स्पेशलाइज क्या है, क्या डिस्कवरी करी है अभी रिसेंट में उसने, और उसके कोई एग्जाम्पल अगर हमको याद हो कोई सैटेलाइट का नाम, तो ठीक है, यही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया, ये जो अर्थ है इसका जो ऑर्बिट होता है 36,000 समथिंग इसका रेंज होता है, ठीक है, 36,000 इसका जो रेंज होता है, इस रेंज के अंदर जितनी सैटेलाइट्स घूमती है वो क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। भूस्थैतिक उपग्रह वह उपग्रह जो पृथ्वी के किसी स्थान की अपेक्षा स्थिर प्रतीत होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो अर्थ है यहाँ पे अगर हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये जो पॉइंट है ना अर्थ के इस पॉइंट पे ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से हिलेगा नहीं, ये अर्थ का चक्कर नहीं लगाएगा, ठीक है, एक्चुअल में ये अर्थ का चक्कर नहीं लगाएगा, ये यहीं पर प्लेस्ड रहेगा। पर क्या होगा कि जैसे जैसे अर्थ मूव करेगी, अर्थ भी मूव करती है खुद में, ठीक है, ये हमको पता है अर्थ भी मूव करती है, तो जब जब अर्थ मूव करेगी तो ये उसके साथ में मूव करेगा। अर्थ का अगर ये वाला पॉइंट किसी टाइम पर इस जगह पे है, तो सैटेलाइट भी उस टाइम पे इस जगह पर होगा, ठीक है, ऐसे ये पूरा एक राउंड काटती है। तो होगा क्या एक्चुअल में, ये अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ पे मेरे जस्ट ऊपर अगर सैटेलाइट लॉन्च की इस लोकेशन पर, तो वो मेरे लिए स्टेबल है, पूरे टाइम वो मुझे एक ही जगह दिखेगी, पर मैं खुद भी घूम रही हूँ अर्थ के साथ साथ, क्योंकि अर्थ घूम रही है तो मैं खुद भी घूम रही हूँ, तो जब मैं घूम रही हूँ तो मेरे साथ साथ वो सैटेलाइट भी घूम रही है, ठीक है। तो उस एक स्पेसिफिक जगह का क्या मौसम होगा, क्या वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है, वहां पे कोई ओशन है तो ओशन में क्या करंट्स मिल रहे हैं या क्या हो रहा है, वो सारी चीजें हमको इन सैटेलाइट से पता चलती है, उपग्रह से पता चलती है, ठीक है। इस पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर, मैंने आपको बताया ये जो रेंज होता है 36,000 किलोमीटर का रेंज होता है। इसके अंदर छोड़ते हैं जब हम उपग्रह को, तो क्या होता है वो अर्थ के साथ ही रोटेट होता रहता है। अगर इसके बाहर छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, वो स्पेस में घूम जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ठीक है, वहां पे आप किसी चीज को लोकेट नहीं कर पाते इजीली। तो अगर इसके बाहर जाता है तो वो कहीं पे घूम जाएगा, या फिर अगर हमने उसको स्पेसिफिक किसी और प्लेनेट या उपग्रह के लिए, ग्रह के लिए भेजा है, तो वहां पर जाकर के प्लेस्ड हो जाएगा। पर अगर अर्थ की ही रेंज में है तो वो क्या होगा, भूस्थितिक, ठीक है। अपनी कक्षा में इसकी गति पृथ्वी की गति के अनुरूप होती है, जिससे यह हमेशा पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान के ठीक ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि ये क्या होगा, ये घूम रहा है, एक्चुअल में ये घूम रहा है, पर ये जब अर्थ के ऑर्बिट में हमने इसको छोड़ा है तो ये यहीं पर रहेगा। अर्थ की एक फिक्स हमने लोकेशन बनाई है, सपोज कि हमने इसको भेजा है मुंबई के जस्ट ऊपर, ठीक है, मुंबई के जस्ट ऊपर वाले रीजन में इसको हमने स्टेब्लिश किया। तो जब जैसे अर्थ घूमेगा तो अर्थ घूमेगा तो मुंबई भी लोकेशन चेंज होती रहेगी, ठीक है, लेकिन ये जो सैटेलाइट है मुंबई के ऊपर है तो वो वहीं वहीं घूमती रहेगी, ठीक है। जब अर्थ घूमेगी अर्थ के साथ साथ ये भी घूमेगी, तो एक ये है क्या एक्चुअली में वहीं पर लोकेटेड है, उस एक फिक्स जगह पर ये लोकेटेड है, लेकिन ये घूम भी रही है साथ में, ऐसा नहीं कि ये घूम नहीं रही है, ये घूम रही है पर अर्थ के साथ में घूम रही है, ठीक है। तो ये फर्क है। पूरी दुनिया को संचार प्रदान करने के लिए कम से कम 3 भूस्थैतिक उपग्रह की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर पूरी अर्थ का हमको अगर कम्युनिकेशन चाहिए, पहले के टाइम पे, अभी तो हर एक कंट्री अपने अपने लिए एक एक सैटेलाइट लॉन्च कर देती है, पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, तो उस टाइम पे भी हमको हर चीज की जरूरत तो पड़ती थी, है ना, कि हमको अगर ओशन से 5 ओशन है, 5 महासागर है, ठीक है, तो 5 महासागर के बारे में पता करना है, तो अगर ऐसे पूरे अर्थ में कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, आइस कैप बन रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये सारी चीजें मेल्ट हो रही है, किसी कॉन्टिनेंट का साइज बदल रहा है, कौन कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ किसी से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी इमेजेस देखने के लिए हमको सैटेलाइट की जरूरत पड़ती थी। तो अगर पूरी अर्थ के लिए भी अगर सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है जियोसिंक्रोनस की, तो कितनी टोटल लगेगी, 3 सैटेलाइट तो मिनिमम लगेगी ही लगेगी, ठीक है। इस तरह एक भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी की एक सतह पर 1/3 भाग पर सूचना का संप्रेषण कर सकता है। मतलब अगर अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है,
तो यहाँ के लिए एक सैटेलाइट लगेगी, यहाँ के लिए एक सैटेलाइट लगेगी, यहाँ के लिए एक सैटेलाइट लगेगी। ठीक है, तो अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 ऐसी लोकेशन चूज कर ली जहां से ओवरऑल एक 1/3 पार्ट अगर अर्थ का दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक ऐसी लोकेशन अर्थ के ऊपर स्पेस में और अर्थ के ऑर्बिट में जहां से 1/3 पार्ट अर्थ का उस टाइम पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक उस पोजीशन पे लगेगी, एक दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। ठीक है, ऐसी 3 पोजीशन रहेगी जहां पर क्या होगा कि अर्थ का 1/3 पार्ट, टोटल 1/3 पार्ट उस समय हमको दिखाई देगा। तो उससे क्या होगा कि अगर बहुत सारी सैटेलाइट ना छोड़नी हो, जैसे पहले के टाइम पे हम इतनी सैटेलाइट्स नहीं छोड़ी थे क्योंकि उस टाइम पर इतनी साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है, अभी तो डेवलप हो गया, अभी तो हर कंट्री अपने लिए एक सैटेलाइट छोड़ रहा है। ठीक है, एक क्या कई सैटेलाइट छोड़ रहा है। ठीक है, तो अब उस टाइम पे अगर जरूरत पड़ती या अगर अभी भी हमको जरूरत पड़े तो 3 सैटेलाइट से पूरे अर्थ की मॉनिटरिंग हो सकती है। ठीक है, इस तरह एक भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी के 1/3 भाग पर सूचना संप्रेषण करता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है इंटेलसेट। ठीक है, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या करता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, जो हमारे फोन्स और उनके सिग्नल्स, टावर्स, ये जो होते हैं, इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटेलसेट के द्वारा होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, सैटेलाइट का नाम है। ठीक है, इसरो के गठन, प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख केंद्र और उनकी स्थिति तथा उन केंद्रों के प्रमुख कार्य बताइए। ठीक है, स्टेट द फॉर्मेशन ऑफ इसरो, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, मेजर सेंटर्स एंड द लोकेशन एंड द मेन फंक्शन ऑफ दीज सेंटर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन। ठीक है, जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, वो क्या करते हैं, उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, यही हमको उनके बारे में पढ़ना है। ये स्पेसिफिक हम उनको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में हमको जब पढ़ते हैं तो कोई अगर टॉपिक पढ़ा है हमने तो हम उस क्या कोशिश करेंगे, अगर उस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आए तो कहाँ से आएगा, उसके सारे डायमेंशन पढ़ लेंगे। उसके अगर 5 डायमेंशन है, ठीक है, तो हम 5 डायमेंशन अगर पूरे पढ़ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 5 डायमेंशन पढ़ ले तो 5 डायमेंशन से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये टॉपिक दिया है तो अभी ये टॉपिक नया ऐड हुआ है, इसके पहले था नहीं था एक्चुअल में, पर अभी इसको स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो अगर इसको स्पेसिफाई कर दिया मतलब यहाँ से वो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। तो अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो हम इसको कैसे कवर करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। इसका फुल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लोकेशन क्या है, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, और ये किस फील्ड में रिसर्च करता है। ठीक है, ये सारी चीजें पूछ लेंगे तो इस टॉपिक का पूरा डायमेंशन कवर हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम पूरा डायमेंशन कवर करेंगे, ये क्वेश्चन उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। ठीक है, अभी इतने छोटे लेक्चर में तो हम सारी चीजें नहीं कर सकते डिस्कस, पर जब पूरा मेंस का पढ़ेंगे हम उसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हर एक इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिक हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ताकि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का पर्सनल आता है तो आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, ये हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, याद पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको दूंगी, आपको बस उसको रिवाइज करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये तो हमको सबको याद है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में। ठीक है, जैसे अमेरिका का नासा है। ठीक है, यूरोप का यूरोपियन यूनियन है, ईयू। ठीक है, रशिया का अलग है, चाइना का अलग है, ऐसे सब हर एक स्टेट कंट्री का है। मोस्टली कुछ 10-15 कंट्रीज हैं, उनके जो है जो बड़े बड़े स्टेशन है वो है जो खुद से सैटेलाइट बना करके खुद लॉन्च करते हैं। ठीक है, बाकी सारे दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे अभी इंडिया ने ब्राजील का जो है ब्राजीलियन या अमेजोनिया, ठीक है, वो उसको लॉन्च किया है। ठीक है, या लॉन्च करने का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है उसका। ठीक है, तो हम दूसरे देशों के भी लेकर के लॉन्च करते हैं। तो सारे देश इतने वेल इक्विप्ड नहीं है कि खुद का सैटेलाइट खुद बना करके और उसको लॉन्च करे, पर इसरो अभी उसमें सक्षम हो गया है। ठीक है, बहुत मेहनतों के बाद सक्षम हुआ है, पर हो गया है। ठीक है, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का संस्थापक जनक माना जाता है। ठीक है, इनको फादर कहा जाता है, जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मिशन हैं उनका जो जनक या फादर कहा जाता है वो विक्रम ए साराभाई को कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के बाद में इनके सतीश धवन आए थे, सतीश धवन जिनको हम एपीजे कलाम सर का मेंटोर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एपीजे कलाम सर को आगे करने के लिए मोटिवेट किया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग के सन 1976 में 72 में स्थापित किया गया। ठीक है, अभी जो इसरो है ये इसरो तो बन गया था, लेकिन इसी के लिए एक अंतरिक्ष विभाग भी बनाना था और साथ में एक आयोग भी बनाना था। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये जो इसरो है, ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका गवर्नमेंट के साथ में तालमेल ठीक से बैठ सके। ठीक है, तालमेल बैठाने के लिए एक आयोग और एक विभाग का स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है, और फिर 1 जून 1972 को इसरो को उसी भाग में शामिल
कर लिया था। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका? इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना, विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना है। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसरो का काम, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जितनी भी स्पेस की टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप करना, और उनकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उसका जो गवर्नेंस है वो बेटर हो सके। ठीक है, अगर कोई स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो उससे क्या होगा? बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, अगर कहीं पर बाढ़ आने वाली है, ठीक है, या कहीं पर समुद्र का लेवल बहुत बढ़ने वाला है, अभी आपने पढ़ा होगा कि ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड में बारिश गिरी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश गिरी है वहां पर पहले कभी बारिश नहीं गिरी, हमेशा बर्फ ही गिरी है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या, बारिश गिरी है, तो जो बर्फ है वो पिघलने लगी, तो ग्रीनलैंड का जो एरिया है, जितना भी एरिया था ग्रीनलैंड का, ठीक है, बहुत बड़ा आइलैंड है, टापू है, ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, तो जितना कम हुआ है, कितना, उससे क्या हुआ है? सी लेवल राइज हुआ है। ठीक है, जो समुद्र का जो स्तर है वो बड़ा हुआ है, तो वो जो बड़ा हुआ है उसकी वजह से क्या होगा? इन फ्यूचर अगर तेज बारिश हुई तो बाढ़ आ सकती है। ठीक है, बाढ़ की वजह से कई लोग मर सकते हैं। तो सरकार क्या करेगी कि पहले ही इसकी जानकारी लेगी इसरो से, क्या क्या होने वाला है, या इसरो इसकी जानकारी पहले ही सरकार को देगा, और सरकार क्या करेगी? उसके हिसाब से मेजर लेगी और उस हिसाब से कदम उठाएगी। ठीक है, तो इसका काम क्या है? विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में इनका उपयोग करना। यूजुअली कभी कभी हम सैटेलाइट्स का किस चीज के लिए भी यूज करते हैं, जैसे अगर कहीं पे वॉर छिड़ गई, ठीक है, अगर कहीं पे वॉर छिड़ गई तो हम अपने एनिमीज का लोकेशन पता कर सकते हैं, उससे लोकेशन पे हम वहां पे वॉर के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हमको पता रहेगा कि हमारी लोकेशन क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, अगर कोई मिसाइल छोड़ना है या अगर कोई एयरक्राफ्ट से ही हमको कुछ छोड़ना है या बॉम्बार्डिंग करनी है, तो हमको पता होगा कि एक्चुअल में एनिमी की जो शत्रु है उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो इस काम में भी हमारी सहायता इसरो या उसकी जो सैटेलाइट है वो करती है। ठीक है, राष्ट्रीय आवश्यकता किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, देश भर में इसरो 6 प्रमुख केंद्र है। ठीक है, 6 प्रमुख केंद्र है इसके, इन अन्य इकाइयां, एजेंसियां, सुविधाएं और प्रयोगशाला स्थापित की गई। ठीक है, इसके जो अन्य केंद्र है उनके बारे में पढ़ते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, VSSC तिरुवनंतपुरम में है। इसरो उपग्रह केंद्र ISSC बेंगलुरु में है। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC शार, जिसको हम श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र क्या होता है? जो लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं हम, लिक्विड फ्यूल के थ्रू जो हम इंजन, लिक्विड फ्यूल जो हम बनाते हैं और उसके थ्रू जब हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं तो उसके बारे में जितना भी टेक्नोलॉजी में डिस्कवरी होती है, जितना भी रिसर्च करना होता है वो यहाँ पे होता है द्रव नोदन प्रणाली केंद्र में। ठीक है, जो कि तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में है। ठीक है, अंतरिक्ष उपयोग के केंद्र SEC अहमदाबाद में। ठीक है, ये इनके फुल फॉर्म्स है हिंदी में। ठीक है, ये इनके एब्रीविएशन है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद। अब इनके प्रमुख कार्य क्या है? VSSC विक्रम साराभाई केंद्र का जो प्रमुख काम है प्रमोचन यान का निर्माण करना। प्रमोचन यान क्या होता है? जो लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है, उसका निर्माण करना, कि हमारी जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किससे होगी, वो कार्य विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट करता है। ठीक है, जितनी भी लॉन्च व्हीकल्स होते हैं वो विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में बनते हैं और उनके ऊपर जितना भी रिसर्च होता है वो यही होता है। आइजैक बेंगलुरु उपग्रहों को अभिकल्पित और विकसित करता है। जितने भी उपग्रह है, सैटेलाइट्स है, ठीक है, सैटेलाइट्स को कौन बनाता है और उनको कौन डेवलप करता है? आइजैक। ठीक है, ये बेंगलुरु में है, उनको बनाना और उनको डेवलप करने का काम सैटेलाइट्स को आइजैक बेंगलुरु करता है। SDSC श्रीहरिकोटा उपग्रह और प्रमोचन यानों का एकीकरण और प्रमोचन। अब यहाँ पे प्रमोचन बन गया है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल बन गया है, यहाँ पे सैटेलाइट बन गया है। अब इन दोनों को कंबाइन करके स्पेस में लॉन्च करने का काम कौन करेगा? ये श्रीहरिकोटा में होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे? इन दोनों को साथ में ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे और फिर इसको लॉन्च करने का काम करेंगे। SPLC निम्न स्तरीय निम्न तापीय चरण सहित द्रव चरणों का विकास। ठीक है, जो लो टेम्परेचर पे जो हम फ्यूल्स को यूज कर सकते हैं, जो बहुत लो टेम्परेचर, जब किसी रॉकेट से कुछ चीज लॉन्च करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर हमको अक्वायर करना पड़ता है। ठीक है, अब उस हाई टेम्परेचर पे अक्वायर ना करते हुए अगर हम लो टेम्परेचर पे किसी चीज को अक्वायर करने की कोशिश करिए, ऐसा फ्यूल जो बहुत लो टेम्परेचर पे काम करता है, तो उससे हमारी एनर्जी भी कम वेस्ट होगी, मेहनत भी कम वेस्ट होगी और हमको रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे जो चीजें हो सकती है उन द्रव चरणों का विकास करना। ठीक है, ऐसी चीजें जो लो टेम्परेचर पे हो सकती है। SEC अहमदाबाद संचार और सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए संवेदकों तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधित कार्य। अभी मैंने आपको बताया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है, या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स। ठीक है, ये जितनी भी बनती है SEC में बनती है। यहाँ पर इनकी जितनी भी सैटेलाइट्स होती है, इनके ऊपर जो रिसर्च होता है, इनके ऊपर जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी वो कहाँ होगी? SEC अहमदाबाद में। ठीक है,
एनआरएससी हैदराबाद सुदूर संवेदन आंकड़ा अभिग्रहण संसाधन और वितरण का कार्य संभाला जाता है। एनएसआरसी अहमदाबाद में क्या होता है, अब इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हमने, ठीक है। एक सैटेलाइट हमने वेदर के लिए लॉन्च कर दी है, ठीक है। एक हमने एंटरटेनमेंट के लिए लॉन्च कर दी है, एक हमने इंटरनेट के लिए लॉन्च कर दी है, ठीक है। एक हमने फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी पर्पस के लिए लॉन्च की है, ठीक है। तो इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर तो दिए हैं हमने, है ना। अब ये ऐसा नहीं है कि इसके लिए एक ही होगी, इसके लिए सबके लिए अलग अलग बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी हमने हर एक पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे जैसे अपग्रेड होते गई चीजें वैसे वैसे हमने और सैटेलाइट्स लॉन्च की गई है, ठीक है। तो अब इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी है तो ये सारा क्या करेगी, अपना डाटा देगी, कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे क्या है, कहाँ किस लोकेशन पे क्या होने वाला है, कहाँ किस लोकेशन पे तूफान बन रहा है, कहाँ किस लोकेशन पे किस एनिमी का लोकेशन है, ठीक है। कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होने वाला है, ये सारा जो डाटा रहेगा उस डाटा का एक अभिग्रहण, मतलब उस डाटा को सारे को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, एनआरएससी करता है। उसका संसाधन और वितरण जिस जिस डिपार्टमेंट को उस डाटा की जरूरत है, ठीक है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का, उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, जो हमने वेदर का सैटेलाइट भेजा उसके अंदर जो डाटा है उसकी जरूरत उसको पड़ेगी, क्योंकि वो क्या करेगा, फोरकास्ट करेगा, ठीक है। संप्रेषण करेगा, सबको बताएगा, सब जगह पे वार्निंग दी जाएगी कि इस जगह पे इस दिन पे बाढ़ आने वाली है, पानी बहुत तेज गिरेगा, या आज बारिश बहुत तेज होगी, आज तूफान आने वाला है, ये सारी जानकारी वो उस जगह पे देगा। तो ये कौन करता है, वेदर डिपार्टमेंट करता है। वेदर डिपार्टमेंट के पास ये डाटा कहाँ से आता है, ये आता है एनएसआरसी हैदराबाद से, और इनके पास कहाँ से आता है, जो सैटेलाइट्स होती है उनसे, ठीक है। तो वहां से डाटा यहाँ आया, यहाँ से बाद में भेजते और उससे हमारे पास आता है डाटा, ठीक है। तो ये हमने इसरो के बारे में पढ़ा, ऐसी सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब के बारे में पढ़ना है, तो वो हम मेंस के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप टेस्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। खुद के नोट से भी पढ़िए, खुद सेल्फ नोट्स भी बनाइए, ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी का मेंस का जो है हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।